अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ फिज़िक्स न्यू सिलेबस पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बोर्ड की जो बुक है उसके चैप्टर नंबर 6 जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, उसके शॉर्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई हैवी एनिमल्स लाइक एलिफेंट हैव लार्ज एरिया ऑफ फूट। जो हैवी एनिमल्स हैं जैसे कि एलिफेंट है, उनके जो पाँव हैं वो उनका एरिया ज़्यादा क्यों होता है, यानी उनके पाँव चौड़े क्यों होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है, सो हैवी एनिमल्स लाइक एलिफेंट हैव थिक लेग्स एंड लार्ज फ्लैट फीट so that due to large contact area pressure becomes less, otherwise their bones will not tolerate the pressure। तो स्टूडेंट्स जो हैवी एनिमल्स होते हैं उनके जो पाँव का एरिया होता है वो ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि अगर पाँव का एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम पड़ेगा, ठीक है, यानी कि उनके पाँव के ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर उनके पाँव का एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम पड़ेगा, ठीक है, प्रेशर कम पड़ेगा तो वो इजीली मूव कर सकेंगे, वॉक कर सकेंगे। तो अगर एलिफेंट्स जो हैं उनके पाँव का एरिया कम होगा तो एरिया कम होने से पाँव के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, जिसकी वजह से उनका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से उनकी जो बोन्स हैं लेग की वो टॉलरेट नहीं कर सकेंगी, टूट जाएंगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एरिया ज़्यादा होने से प्रेशर कम, एरिया कम होने से प्रेशर ज़्यादा। तो एलिफेंट है उसके पाँव का एरिया ज़्यादा इसलिए होता है ताकि उनके पाँव के ऊपर प्रेशर कम पड़े ताकि वो इजीली मूव कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.2, वाई हैवी एनिमल्स लाइक डियर वाई एनिमल्स लाइक डियर हु रन फास्ट हैव स्मॉल एरिया ऑफ फूड। जो एनिमल्स होते हैं लाइट वेटेड एनिमल्स जो तेज़ भागते हैं उनके पाँव का एरिया कम क्यों होता है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर भी यही होगा कि पाँव का एरिया अगर कम होगा तो पाँव के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, जिसकी वजह से उनकी पाँव की जो ग्रिप है वो ग्राउंड के साथ अच्छी होगी और वो इजीली भाग सकेंगे और तेज़ भाग सकेंगे। तो एनिमल्स लाइक डियर हैव स्मॉल एरिया ऑफ फूड फीट टू रिड्यूस द कॉन्टैक्ट एरिया विद ग्राउंड। तो जाहिर है अगर पाँव बारीक होंगे, पाँव का एरिया कम होगा तो उनका कॉन्टैक्ट जो है वो ग्राउंड के साथ भी कम होगा। एंड इंक्रीज द प्रेशर एज प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन किसके होता है, एरिया की। P इज इक्वल टू एफ ओवर ए, क्योंकि ए नीचे है P ऊपर है तो प्रेशर ज़्यादा होने से एरिया कम हो जाता है। सो वाई इट इज़ पेनफुल टू वॉक बियर फुटेड ऑन पेबल्स। स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन है कि जो हमें दर्द क्यों महसूस होता है जब हम कंकरियों के ऊपर नंगे पाँव चलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी प्रेशर वाला ही फॉर्मूला यूज़ होगा, क्योंकि कंकरियाँ जो होती हैं स्टूडेंट्स उनका एरिया बहुत कम होता है, ठीक है। तो जब हम उनके ऊपर पाँव रखते हैं तो प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से हमें पाँव में दर्द महसूस होने लगता है। सो व्हेन वी वॉक ऑन पेबल्स द कॉन्टैक्ट एरिया इज़ रिड्यूस्ड। कॉन्टैक्ट एरिया कम हो जाता है ना, क्योंकि पेबल्स बारीक होती हैं तो हमारे पाँव के साथ उनका एरिया बहुत कम अटैच होता है। देन द प्रेशर ड्यू टू रिएक्शन फोर्स बिकम्स सो हाई दैट इट बिकम्स पेनफुल, ठीक है। तो एरिया कम होने से, क्योंकि पेबल्स का हमारे पाँव के साथ कॉन्टैक्ट एरिया बहुत कम होता है, तो एरिया कम होने से पाँव के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से हमें दर्द महसूस होता है। एज P इज इक्वल टू एफ ओवर ए, प्रेशर एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम, एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा। नेक्स्ट है स्टूडेंट 6.4, स्टेट पास्कल लॉ, गिव एन एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। सो व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड वन पॉइंट इन एन इनक्लोज्ड फ्लूइड, अब फ्लूइड में स्टूडेंट्स आपके पास लिक्विड भी आ जाता है और गैसेज भी आ जाती हैं। इट इज़ ट्रांसमिटेड इक्वली टू ऑल पार्ट्स ऑफ फ्लूइड विदाउट लॉस। यानी फ़र्ज़ करें अगर किसी इनक्लोज कंटेनर के अंदर वाटर है, ठीक है, अब अगर उसके किसी एक पॉइंट के हम प्रेशर लगाएंगे तो वो प्रेशर है हर पार्ट के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, तो यहाँ पर हम एक छोटी सी मिसाल को देखते हैं। फ़र्ज़ करें ये देखें, अब ये एक गुब्बारा है, ठीक है, एक इनक्लोज कंटेनर है, ठीक है, अब इसके अंदर वाटर फील्ड है फ़र्ज़ करें, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एरोज़ लगे हैं ये होल्स हैं इस गुब्बारे के अंदर।
अब जब हम अंगूठे से, थंब से इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो जो वाटर है वो हर होल से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर निकलता है। यानी कि एक पॉइंट के ऊपर हमने प्रेशर लगाया है, वो प्रेशर हर पॉइंट के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। यही पास्कल लॉ है। ओके स्टूडेंट्स, तो एप्लीकेशन क्या है? द टेक्नोलॉजी ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन पास्कल लॉ। जो हाइड्रोलिक सिस्टम है, यानी हाइड्रोलिक सिस्टम आप अक्सर देखते हैं कि सर्विस स्टेशन के ऊपर गाड़ियाँ उठाने के लिए यूज़ होता है, और वैसे भी चीज़ों को कंप्रेस करने के लिए भी हाइड्रोलिक प्रेस यूज़ होता है। तो वहाँ पर स्टूडेंट्स पास्कल लॉ यूज़ होता है। अब इसकी डिटेल जो है वो आप चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है, स्टेट व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड। Elasticity is the property of solid by which they come back to their original shape when deforming force is ceases to act। यानी इलास्टिसिटी किसी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी है सॉलिड की, जब उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स जो है या फोर्स हटा ली जाती है तो दोबारा अपनी पोजीशन में वापस आ जाती है। फॉर एग्जांपल अक्सर हम घर में जो हमारे पास रबड़ बैंड होता है उसको हम जितना ज़्यादा खींचते जाते हैं, ठीक है, खींचते जाते हैं तो वो एक्सटेंड होता जाता है, लेकिन जैसे ही हम उसे रिलीज़ करते हैं या फोर्स को हटाते हैं तो वो दोबारा अपनी पोजीशन में वापस आ जाता है। किसी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी, जब उसके ऊपर फोर्स हटाई जाए तो वो दोबारा अपनी पोजीशन में वापस आ जाए, उसकी उस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन ए टेनिस बॉल इज़ हिट बाय रैकेट, द शेप्स ऑफ टेनिस बॉल एंड ऑल्सो रैकेट स्विंग्स आर डिस्टॉर्टेड और डिफॉर्म्ड। They regain their original shape after bouncing off the ball by racket। तो यहाँ देखें स्टूडेंट्स, ये देखें, ये रैकेट है। जब इसके ऊपर बॉल आई है, बॉल हिट हुई है, तो बॉल जो रैकेट है इसकी नेट का भी शेप चेंज हो गया, ठीक है, और बॉल भी इसके ऊपर मूव कर रही है, ठीक है, बॉल की भी शेप चेंज होगी हल्की सी, ठीक है। अब जैसे ही, अब ये जो रैकेट है इसकी क्या प्रॉपर्टी है, जैसे ही ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आएगा तो बॉल दोबारा वापस मूव करेगी, ठीक है। अब इसकी शेप चेंज हो गई है, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये नॉर्मली जब हिट बैक होगा तो इसकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। अब ये जो इसकी ये प्रॉपर्टी है इसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है। अब दोबारा उसकी पोजीशन सेम आ जाएगी, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ बॉडी। यानी किसी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो दोबारा अपनी पोजीशन में वापस आ जाए। तो रैकेट भी हिट होने के बाद अपनी दोबारा पोजीशन में वापस आ जाएगा, बॉल वापस चली जाएगी हिट होके, तो इसी की इस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, स्टेट व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड। ये तो हो गया। नेक्स्ट है, व्हाट इज हुक्स लॉ। Does an object remain elastic beyond elastic limit? ओके, हुक्स लॉ क्या है, और क्या जो कोई बॉडी है वो इलास्टिक लिमिट के बाद भी इलास्टिक रहती है, तो ये हमने देखना है। तो फर्स्ट देखते हैं हुक्स लॉ। इफ़ द फोर्स एफ इज़ अप्लाइड ऑन ए स्प्रिंग टू स्ट्रेच और कंप्रेस, किसी जब स्प्रिंग के ऊपर उसे स्ट्रेच या कंप्रेस करने के लिए फोर्स अप्लाई की जाती है, द एक्सटेंशन और कंप्रेशन एक्स has been found be directly proportional to the applied force within the elastic limit। अब इलास्टिक लिमिट स्टूडेंट्स क्या होती है, अक्सर आप देखते हैं कि अगर रबड़ बैंड को हम खींचे जाएं, ठीक है, जितना ज़्यादा एक्सटेंड करते जाएं तो एक टाइम आता है कि वो दोबारा अपनी पोजीशन में वापस नहीं आता। या एक स्प्रिंग है तो स्प्रिंग को अगर हम एक्सटेंड करते हैं, छोड़ते हैं तो अपनी पोजीशन में वापस आ जाए, लेकिन अगर हम उसे इतना खींच दें कि वो दोबारा अपनी पोजीशन में वापस ना आ जाए, परमानेंटली डिफॉर्म हो जाए, परमानेंटली उसकी शक्ल चेंज हो जाए, तो उसे हम कहते हैं कि वो परमानेंटली डिफॉर्म हो चुका है। लेकिन अगर वो अपनी पोजीशन में दोबारा वापस आ जाएगा तो उसकी इस लिमिट को हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। यानी कि जहाँ तक खींचने से वो अपनी पोजीशन में दोबारा वापस आ जाए, उस लिमिट को हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं, ठीक है। तो हुक्स लॉ क्या है, हुक्स लॉ कहता है कि हम किसी स्प्रिंग के ऊपर जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, कंप्रेशन के, वो कंप्रेशन और जो है एक्सटेंशन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसकी मिसाल फ़र्ज़ करें, हम देखते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, ये स्प्रिंग की नॉर्मल पोजीशन है, ठीक है, ओ पॉइंट या 0 पॉइंट। जैसे ही हमने इसके ऊपर सिंगल फोर्स अप्लाई की है,
तो ये x यानी कि x इसकी एक्सटेंशन है, x एक्सटेंड हुआ है। डबल फोर्स अप्लाई करेंगे 2F, तो ये डबल एक्सटेंड होगा। कहाँ तक? जब तक इसकी इलास्टिक लिमिट होगी। ठीक है, अब इलास्टिक लिमिट क्या है मैंने आपको पहले बताया है, जिस लिमिट के अंदर वो दोबारा अपनी पोजीशन में वापस आ जाए। तो हुक्स लॉ क्या कहता है कि जैसे जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा स्प्रिंग एक्सटेंड होगा, यानी कि जो कंप्रेशन है वो किसके प्रोपोर्शनल है? फोर्स के, या एक्सटेंशन किसके प्रोपोर्शनल है? फोर्स के। तो यहाँ पर एक्सटेंशन जो है वो x दी हुई है, तो डबल फोर्स लगाई तो ये डबल एक्सटेंड हुआ। तो देखें, यानी फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? x के, एक्सटेंशन या कंप्रेशन के। तो जब हम प्रोपोर्शन को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास एक k आएगा जो कि कांस्टेंट होगा, ठीक है, जिसे हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। तो F इज इक्वल टू के एक्स, एंड k अगर यहाँ से निकालें तो x यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। सो वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट, इट्स यूनिट इज न्यूटन पर मीटर। देखें, फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, x क्या है? एक्सटेंशन है, लेंथ है, इसका यूनिट मीटर, तो ऊपर जाके पर मीटर, तो न्यूटन पर मीटर किसका यूनिट है? स्प्रिंग कांस्टेंट का। अब उसके नेक्स्ट जो पार्ट है उसका आंसर क्या था? डज एन ऑब्जेक्ट रिमेन इलास्टिक बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट? क्या इलास्टिक लिमिट के बाद भी बॉडी इलास्टिक रहती है? तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? द ऑब्जेक्ट विल नॉट रिमेन इलास्टिक बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, यानी कि इलास्टिक लिमिट से हटा के या इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा हम किसी बॉडी को ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, इलास्टिक नहीं रहेगा। ठीक है, रीज़न क्या है? बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट ऑफ स्प्रिंग इट विल डिफॉर्म्ड परमानेंटली एंड लूज इट्स इलास्टिसिटी। ठीक है, जैसे हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो वो दोबारा अपनी पोजीशन में वापस आ जाता है, इसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी। लेकिन अगर हम मज़ीद उसे एक्सटेंड करते जाएं तो आपको पता है कि स्प्रिंग जो है वो परमानेंट डिफॉर्म हो जाता है, वहाँ पर ही रुक जाता है, दोबारा अपनी पोजीशन में वापस नहीं आता। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब इलास्टिसिटी किसी बॉडी की क्या प्रॉपर्टी है? जब वो अपनी पोजीशन में वापस आ जाए। ठीक है, लेकिन अगर हम इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा खींचेंगे तो अपनी पोजीशन में वापस नहीं आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 6.7, डिस्टिंग्विश बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स और प्रेशर में क्या डिफरेंस है? तो फोर्स क्या है? अ फिजिकल क्वांटिटी दैट चेंजेस स्टेट और मोशन ऑफ शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स क्या है स्टूडेंट्स? क्या करती है? जो किसी भी बॉडी की मोशन को चेंज कर दे या उसकी शेप को चेंज कर दे। फॉर एग्जांपल एक बॉडी जो है वो, एक कार जो है वो चल रही है, तो हम उसे रोकने की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो रुक जाएगी। या अगर एक कार खड़ी है तो उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो चल पड़ेगी, यानी कि उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो गई है। और शेप ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? जैसे एक सेब है, ठीक है, उसके ऊपर हम अगर हम नाइफ रख के उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो सेब की शेप चेंज हो जाएगी, यानी सेब के 2 पीस हो जाएंगे। मज़ीद लगाएंगे तो उसके मज़ीद पीस बन जाएंगे। तो बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स? फोर्स जो है किसी बॉडी की मोशन को चेंज करती है, स्टेट को चेंज करती है, या उसकी शक्ल को ही चेंज कर देती है, उसकी शेप को चेंज कर देती है। प्रेशर क्या है? इट्स इज़ फोर्स एग्जर्टेड नॉर्मली ऑन यूनिट एरिया। किसी यूनिट एरिया के ऊपर कितनी फोर्स नॉर्मली हम लगाते हैं वो उसका क्या है स्टूडेंट्स? प्रेशर है। अच्छा, फोर्स इट इज़ मेजर्ड इन न्यूटन। फोर्स को किस में मेजर किया जाता है? न्यूटन में, यानी फोर्स का यूनिट है न्यूटन। इट इज़ मेजर्ड इन पास्कल्स और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ देखें फोर्स ओवर एरिया है तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो इसका क्या स्टूडेंट्स यूनिट बना? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल कहते हैं, यानी 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स क्योंकि एक डायरेक्शनल क्वांटिटी है, किसी डायरेक्शन में लगाई जाती है, तो इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। प्रेशर स्टूडेंट्स एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, प्रेशर क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शनल क्वांटिटी नहीं है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। फोर्स का यूनिट है एफ, फार्मूला है एफ इज इक्वल टू एम ए, ये न्यूटन सेकंड लॉ से ड्राइव किया जाता है। ठीक है, एंड प्रेशर का फार्मूला है, इट्स फार्मूला इज पी इज इक्वल टू एफ ओवर ए, यानी फोर्स इज नॉर्मली एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ओके स्टूडेंट्स, ये होगा डिफरेंस। नेक्स्ट है 6.8, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विड प्रेशर एंड डेप्थ ऑफ लिक्विड। ठीक है, लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर है, लिक्विड का जो प्रेशर है उसका डेप्थ के साथ क्या ताल्लुक है? यानी कि अगर
कोई भी लिक्विड है उसमें जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं तो लिक्विड का प्रेशर किस तरह वेरी करेगा, ज़्यादा होगा या कम होगा। तो स्टूडेंट्स, लिक्विड प्रेशर एंड डेप्थ ऑफ द लिक्विड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। पी स्टूडेंट्स क्या है, लिक्विड प्रेशर इज इक्वल टू रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी क्या है, ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन आपको पता है, और एच क्या है, डेप्थ ऑफ लिक्विड। तो यानी आप यहाँ देख सकते हैं कि लिक्विड का जो प्रेशर होगा वो डेप्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लिक्विड प्रेशर डिपेंड ऑन द डेप्थ ऑफ द लिक्विड। इफ द डेप्थ विल इंक्रीज द प्रेशर विल ऑल्सो इंक्रीज। सिमिलरली स्मॉलर द डेप्थ स्मॉलर विल बी द लिक्विड प्रेशर। यानी वाटर के अंदर कोई ऑब्जेक्ट जब कम हाइट पे ऊपर होता है या कम डेप्थ के ऊपर होता है तो उसके ऊपर प्रेशर कम लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो ज़्यादा गहराई में जाता जाता है तो उसके ऊपर प्रेशर भी ज़्यादा लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, आप अक्सर नहाते हुए आप देखते होंगे कि अगर कम गहरा स्विमिंग पूल हो तो उसमें हम बहुत इजीली ऊपर आ जाते हैं, लेकिन अगर हम पानी की बहुत ज़्यादा हाइट के नीचे चले जाएं, ठीक है, तो लिक्विड का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सिंपल बात है कि जो हाइट ऑफ लिक्विड है या प्रेशर ऑफ लिक्विड है वो डिपेंड करता है डेप्थ के ऊपर। डेप्थ ज़्यादा होगी तो प्रेशर भी लिक्विड का ज़्यादा होगा, और डेप्थ कम होगी तो प्रेशर भी कम होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ बेसिक प्रिंसिपल टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय सिंपल मर्करी बैरोमीटर। सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सिंपल मर्करी बैरोमीटर इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्पोर्ट्स ए कॉलम ऑफ मर्करी इन ए सील्ड ट्यूब। ठीक है, द हाइट ऑफ मर्करी कॉलम चेंजेस बेस्ड ऑन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर। हायर प्रेशर पुशेस मर्करी अप वाइल लोअर प्रेशर पुशेस मर्करी डाउन या ड्रॉप। तो यहाँ देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मर्करी सिंपल बैरोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ देखें एक ग्लास ट्यूब है, इस ग्लास ट्यूब के अंदर मर्करी भरा जाता है और इस डिश के अंदर भी मर्करी को फिल किया जाता है। तो आपको पता है कि जो एयर का जो प्रेशर होता है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ से डिश से नीचे की तरफ लग रहा है। तो यहाँ देखें स्टूडेंट्स, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो यहाँ से नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पॉइंट ए के ऊपर, पॉइंट बी के ऊपर। ओके, तो जैसे अब दोनों के अंदर मर्करी फील्ड है। ठीक है, तो जैसे हम स्टूडेंट्स को ड्रॉप करते हैं, छोड़ते हैं, तो क्या होता है, ये जो मर्करी इसके अंदर है इस ग्लास ट्यूब के अंदर, ये नीचे और ऊपर मूव करता है। ठीक है, और ए और बी पॉइंट तो सेम लेवल पे हैं। ठीक है, अब यहाँ से एयर का प्रेशर लगता है। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ इसके ऊपर। अगर एयर का प्रेशर कम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, ठीक है, ठीक है, तो ये जो मर्करी है ये नीचे की तरफ आएगा, ये जो लेवल है वो नीचे की तरफ आएगा। और अगर इसका प्रेशर ज़्यादा होगा तो प्रेशर ज़्यादा होने से यहाँ से नीचे की तरफ प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये स्टूडेंट्स लेवल है ये अप होगा। ठीक है, तो ये सिंपल क्या है, एक मर्करी बैरोमीटर है, बैरोमीटर है जो क्या स्टूडेंट मेजर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि अगर यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर या हवा का प्रेशर ऊपर से नीचे की तरफ ज़्यादा होगा तो मर्करी लेवल जो है यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेगा, अगर कम होगा तो ये मर्करी लेवल थोड़ा नीचे की तरफ मूव करेगा। तो ये सिंपल क्या है स्टूडेंट्स, किसका प्रिंसिपल है, सिंपल जो मर्करी बैरोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6/10, स्टेट द बेसिक प्रिंसिपल यूज्ड इन हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ द ऑटोमोबाइल्स। तो ऑटोमोबाइल्स के अंदर सिंपल कौन सा ब्रेकिंग सिस्टम यूज़ होता है। तो स्टूडेंट्स पहले हम इसको देखते हैं, इमेज की तरफ से समझते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, इसको इमेज को थोड़ा जूम करते हैं। ये देखें, यहाँ देखें स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास ब्रेकिंग सिस्टम, यहाँ पर फुट पैडल है। ठीक है, ये एक है मास्टर सिलेंडर। अब इस सारे के अंदर क्या है स्टूडेंट्स, कोई भी लिक्विड फिल किया हुआ है, गैस फिल हो सकती है या कोई वाटर फिल हो सकता है या हमारे पास कोई ऑयल फील्ड हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ देखें ये है मास्टर सिलेंडर। ओके, अब यहाँ से प्रेशर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा।
तो पास्कल लॉ क्या कहता है कि अगर हम किसी एक पॉइंट के ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो वो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ही हम ब्रेक पैड को यहाँ से कंप्रेस करेंगे तो ब्रेक कैप पैड को कंप्रेस करने से ये जो पिस्टन है ब्लैक कलर का, पिस्टन इस तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, लिक्विड को इस तरफ मूव करवाएगा। अब लिक्विड को इस तरफ मूव करवाने से स्टूडेंट्स ये जो दो पिस्टन लगे हुए हैं, पिस्टन ए और पिस्टन बी, ठीक है, पिस्टन B1 और पिस्टन B2, तो स्टूडेंट्स ये जो पिस्टन है ये क्या करेंगे, इस ब्रेक शू को ओपन करवाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ये जो जैसे ही हम कंप्रेस करेंगे तो ये पिस्टन B1 और B2 इस तरफ मूव करेंगे, राइट की तरफ दोनों, B1 लेफ़्ट की तरफ और B2 राइट की तरफ। तो इन दोनों की तरफ मूव करने से जो हमारे पास ब्रेक शू हैं वो क्या स्टूडेंट्स क्या करेंगे, रिम ऑफ व्हील के साथ अटैच हो जाएंगे, या जो हमारे पास ब्रेक शू है ये ओपन हो जाएंगे, ठीक है। ब्रेक शू ओपन होने से हमारे पास जो व्हील है, ठीक है, ये व्हील के साथ अटैच हो जाएंगे और व्हील रुक जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ से ब्रेक पैड को हटाएंगे तो ये जो स्प्रिंग है दोबारा इसको रिस्टोर करेगा, स्प्रिंग दोबारा इन B1 और B2 को अपनी तरफ खींच लेगा, ओके स्टूडेंट्स। और ये जो पिस्टन B1 और B2 हैं दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे और गाड़ी दोबारा मूव करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो ये स्टूडेंट क्या है, सिंपल पास्कल लॉ है, यानी एक पॉइंट के ऊपर प्रेशर लगाया है यहाँ से पिस्टन ने, ठीक है, तो वो जो प्रेशर है वो आगे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया जिसकी वजह से हमारा ब्रेकिंग सिस्टम काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक brake system in the automobile is based on Pascal law, which states that the pressure applied on to a confined liquid is transmitted equally to all direction। यानी किसी एक पॉइंट के ऊपर प्रेशर लगाया जाता है तो वो हर पॉइंट के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो व्हेन द ड्राइवर presses the brake pedal, the force is transmitted through the brake liquid, applying pressure to the brake pads, which that slows down the और stop the vehicle, जिसकी वजह से जो कार है वो रुक जाती है। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो चैप्टर नंबर 6 है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, उसकी एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट के अंदर देखेंगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।